Good morning, students. Students, today I am going to start second chapter of accounts, class 12th. That is very important from your examination point of view. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम गुडविल के बारे में पढ़ेंगे। गुडविल का नेचर कैसा होता है, गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो सारे टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको गुडविल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए, गुडविल का मीनिंग समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल जो होती है फर्म की रेपुटेशन होती है या गुड नेम होता है। ये सब बच्चों को पता है कि गुडविल जो है वो फर्म की रेपुटेशन होगी, गुड नेम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से कस्टमर बार बार वहाँ पे जाते हैं। सो देखिए, गुडविल को अगर डिफाइन करना हो तो मैंने एक डेफिनेशन दी है। गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट ओल्ड कस्टमर विल रिसॉर्ट टू दी ओल्ड प्लेस। सिंपल वर्ड में लिखा है कि गुडविल कुछ नहीं है। गुडविल एक प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि ओल्ड कस्टमर जो है वो बार बार ओल्ड जगह पे जाएगा जिस फर्म की रेपुटेशन हुई होगी। अगर आप किसी एक शॉप से गुड्स खरीद रहे हो तो उस फर्म की गुडविल बन गई होगी, आप बार बार उसी दुकान पर जाकर वो गुड्स खरीदोगे। तो एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है, गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी। गुडविल कुछ नहीं है, गुडविल एक प्रॉबिलिटी है कि ओल्ड कस्टमर जो होगा वो रिसॉर्ट करेगा उसी जगह पे जहाँ से उसने पहले गुड्स खरीदे हुए हैं। तो ओल्ड प्लेस में ही कस्टमर बार बार वहाँ पे जाएगा, तो ये गुडविल होगी। अब बेटा, गुडविल के फीचर्स आपको आने चाहिए कि गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं। तो देखिए, फीचर्स की बात करते हैं गुडविल के। फर्स्ट फीचर कहता है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल जो होती है बेटा वो इंटेंजिबल एसेट होती है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहला पॉइंट समझाया आपको कि ये इंटेंजिबल एसेट है, उसको टच नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज द सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। गुडविल की वैल्यू देखनी हो अगर हमें या उसकी वैल्यू लगानी हो, वो डिपेंड करता है वैल्यूअर के ऊपर कि वैल्यूअर उसकी क्या वैल्यू लगाएगा। वो सब्जेक्टिव असेसमेंट है। क्या बता, आप ज़्यादा लगाओ मैं कम लगाऊँ, ठीक है, तो वो उसका सब्जेक्टिव असेसमेंट है कि वो किस तरह से उसकी वैल्यू लगाता है। तो वैल्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बेटा इट हेल्प्स इन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुडविल हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट वन, इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है कि वो ओल्ड जगह से आके सामान खरीदें। सो हम कह सकते हैं कि ये फीचर्स हो गए गुडविल के। आई होप आपको गुडविल के फीचर्स समझ आए होंगे। अब हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यू निकालने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम गुडविल की वैल्यू निकालें। तो देखिए, व्हेन देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कभी कभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है, पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, गुडविल निकालनी पड़ती है कि अब हमें गुडविल बांटनी होगी। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होगी। या व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब न्यू पार्टनर एडमिट करते हैं तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। या व्हेन पार्टनर रिटायर्स और डाई, जब पार्टनर रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। या व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज एन गोइंग कंसर्न, या कोई पार्टनरशिप फर्म बिक जाती है तब हमें गुडविल निकालनी पड़ती है, गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन टू और मोर फर्म्स एमेगलमेट। एमेगलमेट का मतलब होता है जुड़ना। जब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स आपस में जुड़ती हैं तो तब हमें गुडविल की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये आया कि नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की क्या ज़रूरत है, क्यों निकालनी पड़ती है गुडविल। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फैक्टर्स इफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं जिससे हम गुडविल की वैल्यू को असेस कर सकते हैं। मतलब किन किन फैक्टर से पता चलेगा किस फर्म की ज़्यादा गुडविल होगी, किस फर्म की कम गुडविल होगी। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, देखिए, एफिशिएंट मैनेजमेंट। जिस फर्म की मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट होगी तो ऑटोमेटिकली है कि सर उसकी गुडविल अच्छी होगी। जिसकी मैनेजमेंट एफिशिएंट नहीं होगी
तो उनकी गुडविल कम होगी। तो पहला फैक्टर कहता है कि मैनेजमेंट डिपेंड करती है, उस पे डिपेंड करेगा कि गुडविल ज़्यादा होगी कि कम होगी, तो ये फैक्टर इफेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, फेवरेबल लोकेशन। अगर आपका बिजनेस अच्छी लोकेशन में एस्टैब्लिश है तो आपकी गुडविल ज़्यादा अच्छी होगी। अगर लोकेशन अच्छी नहीं है तो गुडविल पे फ़र्क पड़ेगा इसका। तो लोकेशन भी जो है वो भी मैटर करती है कि गुडविल कैसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है फेवरेबल कॉन्टैक्ट्स। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया जब आपने किसी के साथ अच्छे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। तो जिस फर्म से आपने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए होंगे आपकी गुडविल भी बढ़ेगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये फैक्टर भी फैक्ट करता है। उसके अलावा फोर्थ, एसेस टू सप्लाईज। अगर आप सप्लाईज अच्छी दे रहे हो, ठीक है, तो आपकी गुडविल बढ़ेगी। अगर आप सप्लाईज लेट दे रहे हो तो आपकी गुडविल कम हो जाएगी। क्वालिटी, आपके गुड्स कैसे हैं, अच्छी क्वालिटी के तो गुडविल बढ़ेगी, क्वालिटी अच्छी नहीं है तो गुडविल कम होगी। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि एडवांटेज ऑफ पेटेंट। अगर हमें कोई पेटेंट मिल जाए तो उसका एडवांटेज मिलेगा, हमारी हमारी गुडविल बढ़ जाएगी। अगर पेटेंट नहीं मिला होगा तो गुडविल कम हो जाएगी। तो पेटेंट भी जो है, पेटेंट राइट्स मिल जाए तो गुडविल बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। सो हम कह सकते हैं ये फैक्टर जो होते हैं वो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। अब टॉपिक आता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल कितनी तरह की होती है। तो बेटा क्लासिफिकेशन की बात करूँ, गुडविल दो तरह की होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसको आप नॉन परचेज गुडविल कहते हो। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जो आप खुद परचेज करते हो। जैसे आप बोलते हो कि सर मुझे ये बिजनेस खरीदना है, तो जब आप बिजनेस खरीदो उसकी गुडविल भी आपके पास आ जाएगी, तो उसको हम परचेज गुडविल बोलते हैं, ठीक है। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो हम खुद जनरेट करते हैं, 5 6 10 साल काम करके अपनी फर्म की रेपुटेशन बनाते हैं, वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होगी। परचेज गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं वो आप पढ़ो पहले। तो देखिए बेटा, परचेज गुडविल के फीचर्स फर्स्ट कह रहा है इट इज़ नॉर्मली राइज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस। ये तभी राइज होता है जब आप बिजनेस परचेज करते हो, ठीक है, क्योंकि जब बिजनेस परचेज करेंगे तभी तो इसका वैल्यू बढ़ेगी, गुडविल हमारे पास आएगी, तो उसी से ही पॉइंट पहला बन गया। सेकंड कहता है सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज़ रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम इसकी अमाउंट पे कर लेते हैं, जब हम ये बिजनेस खरीदते हैं तो पैसे पे करते हैं ना, कंसिडरेशन पे करते हैं, इसलिए हम उसको अपनी अकाउंट्स जो बुक होती है, बुक ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। ये कहाँ शो होता है सर? ये बैलेंस शीट में शो होता है एज एन एसेट। जो परचेज गुडविल होती है वो एसेट शो होती है एज ए बैलेंस शीट। फिर कहता है द वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट। यहाँ पे जो गुडविल परचेज कर रहे हैं ना, ये भी सब्जेक्टिव असेसमेंट है। मतलब इट इज असर्टेन व्हेन बोथ परचेजर एंड सेलर एग्री टू इट्स वैल्यूएशन। तो ये तभी सर्टेन की जाती है, बताई जाती है कि जब परचेजर जो खरीद रहा है और जो बेच रहा है दोनों एग्री हो जाते हैं किसी वैल्यू को लेकर, तब आप बताओगे कि ये गुडविल इतने रुपए की हमने बेची है, तो उसने उतने की परचेज की होगी। फिर कहता है इट इज एमोटाइज एट अर्लीस्ट बट नो लेटर देन यूजफुल लाइफ, बट नॉट लेटर देन यूजफुल लाइफ। एमोटाइज का मतलब आपको पता ही है, जो टेंजेबल एसेट्स होते हैं वो डेप्रिशिएट करते हैं, इंटेंजेबल एसेट्स जो होते हैं वो एमोटाइज करते हैं, मतलब कम होते हैं, मगर जो इंटेंजेबल कम होंगे उनको एमोटाइज बोलेंगे। तो आपने करना है कि इसमें ये पॉइंट लिखा होगा कि इसको अर्लीस्ट ही एमोटाइज कर देना, जल्दी ही एमोटाइज कर देना इसको। ये मत करना कि इसकी यूजफुल लाइफ के बाद इसको आप एमोटाइज करते रहो। मतलब आपने कोई गुडविल खरीदी और कोई बिजनेस फर्म खरीदी, तो उसकी गुडविल की वैल्यू सपोज करो 5 साल तक चलनी थी, तो 5 साल के अंदर अंदर ही इसको एमोटाइज कर दो आप। तो ये पॉइंट ये कहते हैं। अब हमने परचेज गुडविल तो पढ़ ली सर, अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल के क्या फीचर्स होंगे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल के फीचर्स क्या कहते हैं। फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, फर्स्ट इट इज़ दी इट इज़ जनरली जनरेटेड ओवर द ईयर्स। ये बेसिकली लंबा काम करने के बाद ये जो गुडविल होती है जनरेट होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है।
एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। याद रखना, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं करते, तो ये बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं होती हैं, ये भी चीज़ याद रखना। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर। इसकी जो वैल्यूएशन होती है वो डिपेंड करता है सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर, कौन इसकी वैल्यू लगा रहा है। जैसे आप क्या वैल्यू लगा रहे हो, मैं क्या वैल्यू लगा रहा हूँ, उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यूएशन। अब सर गुडविल निकालने के मेथड्स कौन कौन से हैं बेटा? एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, एक होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड आ जाते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये दो हो जाते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में कोई मेथड नहीं आता, एक ही मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो आ जाते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट, इसमें भी दो मेथड आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एवरेज प्रॉफिट मेथड की। अब बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पहला स्टेप आपको ना फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है सर? नॉर्मल प्रॉफिट, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर सेकंड, फिर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सर एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? सम ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप बेटा आपका आ गया गुडविल। तो गुडविल कैसे निकलेगी सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ये आपकी गुडविल निकल जाएगी। एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आ गया, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हो गया कि जैसे आपने एक बिजनेस खरीदा है, तो मैं कहता हूँ कि ये बिजनेस आपको विदाउट एफर्ट्स 4-5 साल के लिए फ़ायदा देगा। ठीक है, आपको 4-5 साल के लिए एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप आपके पास प्रॉफिट आता रहेगा। तो वो हो गया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, आपने कुछ ईयर उसके परचेज कर लिए। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि ईयर परचेज किया आपने, बट ये बताएगा कि इसकी गुडविल का आपको बेनिफिट 4-5 साल तक मिलेगा। तो उस केस में हमें गुडविल जो होती है बेटा इस तरीके से निकालनी होती है। अब आप बोलोगे सर ये जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट होता है या नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ये कैसे निकाला जाता है? तो मैं बोलता हूँ कि या तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, ठीक है, जिसको हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट निकलता कैसे है? तो देखिए आपको ना या तो एबनॉर्मल लॉसेस दिए होंगे या एबनॉर्मल गेन दिए होंगे। एबनॉर्मल लॉसेस में आता है लॉस बाय फायर या थेफ्ट, या लॉस ऑफ सेल ऑफ फिक्स एसेट दिया होगा, या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन जो होगी ओवर ओवर दी होगी, ठीक है, या अंडर वैल्यूएशन दी होगी क्लोजिंग स्टॉक की, या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दिए होंगे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया होगा आपको, ठीक है, या तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यूएशन दी होगी, ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन दी होगी, या नॉन रेकरिंग एक्सपेंस दिए होंगे, या पार्टनर रेम्यूनरेशन दिया होगा। तो अगर आपको एबनॉर्मल लॉसेस दिए हुए हैं तो बेटा वो अपने ऐड करने होते हैं, और एबनॉर्मल गेंस माइनस करने होते हैं। अब आप बोलोगे सर एबनॉर्मल लॉसेस क्यों ऐड करते हैं और एबनॉर्मल गेंस क्यों लेस करते हैं? तो देखो बेटा ये नॉर्मल नहीं है, ये आपके नॉर्मल बिजनेस में नहीं आता, ये एबनॉर्मल है, ये बार बार नहीं होगा। मतलब कि सर जैसे कि मैंने इस साल प्रॉफिट शो किया था 50,000, पर आप बोलते हो कि सर इसमें से मैंने आपका एबनॉर्मल लॉस जो था वो माइनस कर दिया था, तो मैं बोलूँगा नहीं माइनस करना चाहिए था क्योंकि फ्यूचर में नहीं होगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना होगा, क्योंकि वो चीज़ें जो फ्यूचर में ना हों, ठीक है, तो वो हमें क्या करनी पड़ती हैं? अगर वो लॉसेस हुए होंगे तो हम ऐड कर देंगे, अगर गेन हुए होंगे तो वो लेस कर देंगे, क्योंकि एबनॉर्मल लॉसेस फ्यूचर में नहीं होंगे और एबनॉर्मल गेन्स भी फ्यूचर में नहीं होंगे। तो इसलिए अगर एबनॉर्मल गेन से पैसा कमाया होगा हमने कोई, तो सर वो लेस कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस हो चुका होगा तो वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक एग्जांपल देके बताओ, तो देखिए बेटा एग्जांपल समझाता हूँ आपको मैं। देखिए जैसे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 2 ईयर्स दिए हैं,
2010 का प्रॉफिट दिया है, 2011 का प्रॉफिट दिया है, 2012 का प्रॉफिट दिया है। सपोज करो 2010 के प्रॉफिट में उसने ना एक एबनॉर्मल गेन लिख दिया हो। क्या लिखा हो एबनॉर्मल गेन? सपोज करो आपने लॉटरी टिकट से 5,000 रुपीज़ कमाए हो, तो उसने लिखा होगा आफ्टर आफ्टर लॉटरी टिकट लिखा हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको कोई एबनॉर्मल लॉस दे दिया हो, जैसे कि सपोज करो आप लॉस बाय फायर 5,000 रुपीज़, तो उसमें होगा आफ्टर लॉस बाय फायर 5,000 रुपीज़। तो हमने क्या करना है सर? सबसे पहले हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? 2010 का मुझे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एक्चुअल 50,000 में एब नॉर्मल गेन हो गया था सर, माइनस कर देते हैं 5,000, 45,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ गया आपका। सर 2011 में 40,000 था, पर इसमें एब नॉर्मल लॉस हुआ था, तो ऐड कर लेता हूँ 5,000, 45,000। 2012 में कुछ भी नहीं दिया, 80,000 है, तो इसको 80,000 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ समझ आई? सपोज करो इसको हम 90,000 कर लेते हैं, फिर आपका ये राउंड फिगर में आ जाएगा। तो 2012 का प्रॉफिट में 90,000 कर लेता हूँ, 90,000 प्लस 90,000 हो गया 1,80,000। इसका मतलब जो नॉर्मल प्रॉफिट हुआ होगा सर, वो 1,80,000 हुआ होगा, ठीक है। अब आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया, अब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल दो। सिर्फ 1,80,000 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 60,000। सर 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट आपका 60,000 आया, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2 साल थे, तो 1,20,000 आपकी गुडविल आ गई। तो बेटा इस तरीके से आप गुडविल निकाल सकते हो, समझ आई? फिर देखिए मैंने आपको बताया, अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना चाहते हो, पहले आप फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालो या नॉर्मल प्रॉफिट निकालो। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ तो वेल एंड गुड है, हम उसको ऐड करके डिवाइडेड बाय जो भी नंबर ईयर्स होंगे उससे डिवाइड करेंगे, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमें गिवन होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर नहीं दिया है तो फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और फिर गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो सर अगर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना हो तो क्या करेंगे? एब नॉर्मल लॉसेज जो भी होंगे सर उनको ऐड कर देंगे, और एब नॉर्मल गेंस जो भी होंगे उसको लेस कर देंगे। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। तो आई होप सबको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट जो बेटा मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। ध्यान से समझना सब बच्चे। सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी हो, उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अगर आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल ली हो तो बेटा उसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अब याद रखना, आपको क्वेश्चन में ना कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगा, या गिवन नहीं होगा तो हमें निकालना पड़ेगा, वो भी समझाऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। आप जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, सपोज करो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका है 50,000, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमने कैपिटल में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया। अब इसमें एक चीज़ आपको और गिवन होगी, वो होगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है वो समझा दो। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा कि जो बाकी फॉर्म्स हैं, जो आपकी राइवल फॉर्म्स हैं, ठीक है, जो आप भी बिजनेस कर रहे हो, आपके साथ वो फॉर्म्स भी बिजनेस कर रही होंगी, ठीक है, उन्होंने ना इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग
इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ना हमने कुछ नॉर्मल रेट निकाला होता है कि इस रेट में हमने प्रॉफिट कमाना है। इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने कुछ एक हम कह सकते हैं कि नॉर्म निकाला होता है कि जो प्रॉफिट है वो इस नॉर्म के अकॉर्डिंग बटेगा। तो प्रॉफिट विच द फर्म शुड अर्न एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। जैसे आपकी राइवल फर्म है XYZ, ABC, ठीक है, MNO, कोई 3 फर्म्स आपकी राइवल फर्म्स हैं, ये 3 लाख कमा रही है, ये 3 लाख इन्वेस्टमेंट है इनकी, कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनकी 5 लाख है, इनकी 6 लाख है। तो आपको बताया गया होगा कि नॉर्मली ये इतना प्रॉफिट कमा सकते हैं। सपोज करो 10% होगा, तो इन्होंने 30,000 कमाया होगा, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने 50,000 कमाया होगा, तो इन्होंने 60,000 कमाया होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, मतलब कि एक इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक फर्म किस रेट में प्रॉफिट कमा सकती है। तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, कैपिटल एम्प्लॉय होगी, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन होगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट में समझा दिया आपको कि जो अराइवल फर्म्स होती हैं उनको भी एक रेट होता है जिसमें वो प्रॉफिट कमा रही होती हैं। तो सर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होगी, मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो पहले आपको नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड थी 50,000 इंटू 10% कर देंगे, वो आ जाएगा 5,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है आपका सर, 5,000 रुपीज़ आ गया, ठीक है। अब सर नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, अब हमें क्या निकालना है, तो आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल दिया, वेल एंड गुड है। अब आपको ना एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नेक्स्ट स्टेप है एवरेज प्रॉफिट, होगा एक्चुअल प्रॉफिट जो फर्म कमा रही है, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना तो आपको आता है, मैंने आपको सिखाया था। तो एवरेज प्रॉफिट सपोज करो आपको एग्जांपल ले लिया जाए, एवरेज प्रॉफिट आपको 12,000 दिया है, सपोज करो आपने 12,000 एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, ठीक है। अब हमें हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है, हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी है। इसका मतलब कि एक्चुअल प्रॉफिट जो था वो 12,000 था, और जो नॉर्मल प्रॉफिट हमने कमाया वो था 5,000। तो इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, यही है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा है, इसका मतलब सुपर प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है बच्चों। तो एवरेज प्रॉफिट कितना था हमारा सर, 12,000, नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, तो ये आ गया आपका 7,000, आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, ठीक है सर। सो सुपर प्रॉफिट आप याद रखोगे, जिस फर्म को सुपर प्रॉफिट हो रहा है इसका मार्केट में वैल्यू बड़ी ज़्यादा उनकी, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट से हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसमें नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे, तो जिसका सुपर प्रॉफिट आ रहा होगा इसका मतलब इसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा है इस फर्म की, ठीक है। ठीक है सर, हमें सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम क्या करेंगे, तो बेटा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको गुडविल निकालने का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो सुपर प्रॉफिट आया 7,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज सपोज करो आप 5 ही ले लो, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल नहीं होगी, सपोज कर लेते हैं कि 5 है, तो 35,000 आपकी गुडविल आ गई। तो देखिए सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बता दिया था मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, एवरेज प्रॉफिट निकालना आपको आ जाता है। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने बता दिया आपको कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो कैपिटल एम्प्लॉय में से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये गुडविल निकालोगे। फिर देखिए सबसे पहला क्या स्टेप है सर, पहला स्टेप है हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दी होगी, ठीक है जी, वेल एंड गुड है। सबसे पहले है सर हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, पहला काम हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा, ठीक है। सेकंड काम सर हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, वो हम निकालेंगे। थर्ड हमारा काम होगा सुपर प्रॉफिट निकालना, सर वो निकाल देंगे। फिर गुडविल का फॉर्मूला लगा के गुडविल निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल सकते हो। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी बेटा कि सुपर प्रॉफिट मेथड बेटर है एज़ कम्पेयर टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप बोलोगे सर क्यों बेटर है? तो मैंने कहा सुपर प्रॉफिट मेथड में देखा इस स्टेप में, ये जो सुपर प्रॉफिट का स्टेप था, मैंने देखा कि एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया। मैंने देखा कि जो फर्म नॉर्मली कमा रही हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है फर्म को, ठीक है? तो इसका मतलब कि सुपर प्रॉफिट मेथड इज़ फॉर बेटर देन एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड जो होगा वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से ज़्यादा होगा। अच्छा, सो स्टूडेंट्स आई होप सब बच्चों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।